नमस्कार दोस्तों। आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि फरवरी माह में संभावित समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी हुए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR, ये इसका फुल फॉर्म होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन, ठीक है ना। अर्थात कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पूछ रहा है कितनी हुई है। हमारे जो विकल्प उनमें पहला है 34%, दूसरा कह रहा है 35%, तीसरा 36% और लास्ट में अंतिम विकल्प जो है वो 37% कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सा मंत्रालय इस रिपोर्ट से संबंधित है। तो भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसे हम मोस्पी भी कहते हैं, ठीक है ना, मोस्पी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, इम्प्लीटेशन। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री जो है इस रिपोर्ट को इस साल 9 अक्टूबर 2023 को जारी करी है, जल्द की बात है। और इसमें जो प्रमुख रूप से बात उभर के आई है वो ये है कि श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वर्ष 2022-23 में, वो लगभग 4 या 4.2% बढ़कर इस वर्ष 37% हो गई है, ठीक है ना। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 37% हो गई है। और यह वृद्धि मूल रूप से देश की श्रम शक्ति की गतिशीलता में एक सकारात्मक परिवर्तन को भी दर्शाता है, जिसमें अधिक महिलाएं कार्यबल में वर्किंग फोर्स में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, ठीक है ना। तो 37% आपको याद रखना है। अगर पूछता है कि श्रम बल रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, ठीक है ना। और फिर वृद्धि कितनी हुई है, 37%। तो हमारा जो विकल्प डी होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। कौन सी पहल है, संयुक्त क्षमता निर्माण पहल। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस पहल के बारे में। तो देखिए, यह पहल क्या कार्य करेगा कि देखिए, हाल में ही G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए गए हैं, जो निष्कर्ष मिले हैं, उन निष्कर्षों को लागू करने का कार्य करेगा यह पहल। तो यह पहल क्या काम करेगा, G20 के जितने भी डिसीजन हुए हैं उन निष्कर्षों को क्रियान्वित करेगा। इसके अलावा यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्या करेगा, प्रयासरत करेगा संबंधित देशों को। और बात करें, यहाँ पे एक नया टर्म, एक शब्द उभर के आया है, ग्लोबल साउथ, ठीक है ना, ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ का क्या तात्पर्य माना जाए, तो देखिए, ग्लोबल साउथ जो होता है विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए संबोधित किया जाता है। यह शब्द जो है ऐसे देशों को संबोधित करता है जो कि लिस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री हैं। अब मुख्य रूप से इसमें शामिल कंट्री की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका है। तो मुख्य रूप से ऐसे देशों के लिए यह पहल लॉन्च की गई है। और इसका लक्ष्य हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के भागीदार राष्ट्रों के साथ देश के जो विकसित देश है वो अपने बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र क्षमता पहल जो है, निर्माण पहल है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित, ठीक है ना। संयुक्त क्षमता निर्माण पहल संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है। क्या है, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। विकल्प में पहला है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा है WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो अंतिम विकल्प है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, WIPO, ठीक है, WIPO। इसे हम कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि 1967 में स्थापित हुआ था, 1967 में बना था। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। और भारत 1975 में WIPO में शामिल हुआ था। 1975 में भारत जो है
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में सम्मिलित हुआ था। अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप पे क्या है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि युवाओं के बीच स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो अब जल्द ही केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यह स्वास्थ्य संबंधी अधूरी ज़रूरतों एवं चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान खोजने हेतु योजनाबद्ध बौद्धिक संपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। ठीक है ना। कौन सा प्रोग्राम है, योजना है? तो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। देखिए, जहाँ भी आपको इनोवेशन दिखेगा उससे अगर आपको गेस करना है तो भी वो गेस करेंगे। ठीक है ना। ये नवाचार को बढ़ावा देने वाली संस्था है और ये यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है। अब भारत इस संस्था का सदस्य है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कौन सा संगठन है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। देखिए, इसे शॉर्ट में हम IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों आया। तो जल्द ही डेट की बात करें तो 11 अक्टूबर 2023 को इसकी एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई है कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में है। ठीक है ना। वहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता है अगले 2 वर्ष के लिए 2023 से 25 तक वो श्रीलंका को सौंप दी गई है। इससे पूर्व ये जो अध्यक्ष देश था वो था बांग्लादेश। ठीक है, जो कि अपना पड़ोसी देश है। अब देखिए, इसके हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना का जो उद्देश्य था वो यह था कि हिंद महासागर के जितने भी समुद्र तटीय देश हैं वो क्या करें, आपस में क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करें। ठीक है ना। अब मूल रूप से बात करें तो इसमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश है। ठीक है ना। थाईलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है ना। UAE और भी काफ़ी सारे देश हैं। कुल देशों की बात करें तो इसमें 23 सदस्य देश हैं, 23 मेंबर कंट्री और 11 जो हैं वो संवाद भागीदार के नाम से बोला जाता है। 11 संवाद भागीदार है। तो आपको 23 याद रखना। इसमें वर्तमान में 23 सदस्य देश हैं। और देखिए, हम जानते हैं कि हिंद महासागर जो है ये विश्व का एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग है। तो इन समुद्री देशों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखें। इसी के नाते प्रत्येक वर्ष इस सम्मेलन का, इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष का जो अध्यक्ष चुना गया है वो हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। श्रीलंका को अगले 2 वर्ष के लिए 25 तक के लिए इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है ना। और इसमें अगर हमसे ये पूछता है कि किस किस कॉन्टिनेंट के देश शामिल है, कौन कौन महाद्वीप के, तो जान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के 23 देश शामिल हैं। मूल रूप से अधिकतर क्या बोल सकते हैं कि समुद्र तटीय देश। ठीक है ना। जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, अधिकतर देश ऐसे हैं। ठीक है ना। या सभी देश ऐसे हैं बोल सकते हैं। तो श्रीलंका जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खामती चावल को, कौन सा चावल है? खामती चावल। इस नाम को, इस शब्द को आपको याद रखना है, को GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है ना। जिसे हम भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? हमें मालूम है प्रत्येक वर्ष सरकार जो है काफ़ी राज्यों के विशेष उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को क्या करती है, GI टैग प्रदान करती है। तो इस वर्ष खामती चावल को GI टैग दिया गया है। हमसे संबंधित राज्य पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसका जो करेक्ट विकल्प होगा वो हमसे कह रहा है, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा बिहार, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और अंत में उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं है संबंधित बल्कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना। जो कि पूर्वोत्तर का एक प्रमुख राज्य है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को इस वर्ष GI टैग दिया गया है। GI टैग में लिखता भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। ठीक है ना। भौगोलिक संकेतक बोलते हैं इसे। अगर हम बात करें कि GI टैग होता क्या है, तो GI टैग होता, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के किन उत्पादों को दिया गया है GI टैग। उससे पहले हम जान लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस वस्तु या उत्पाद की स्थानीय विशेषता होती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस खामती चावल के अलावा अन्य किन 2 उत्पादों को GI टैग भारत सरकार ने प्रदान किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को, याक
चुरपी, जिसे किताबों करंट की मैगजीनों में दही या पनीर कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो दही या पनीर जो भी आपको मिले, इस शब्द को आपको सेव करना है, याक चुरपी। खामती चावल, ठीक है ना। देखिए खामती को इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका एक विशिष्ट स्वाद होता है, ठीक है ना। अपने अनोखे स्वाद के कारण यह एक विशिष्ट स्थानीय विशेषता रखता है। और तीसरा जो है वो है तांगसा वस्त्र। तांगसा वस्त्र, अगर हमसे पूछता है कि हाल ही में तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का विशिष्ट उत्पाद है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का उत्पाद है। तो तांगसा वस्त्र जो है और याक चुरपी जो है और खामती जो है, ये तीनों ही उत्पाद जो जीआई टैग इस वर्ष प्राप्त किए हैं पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है ना। इस नाम को आपको सेव करना है माइंड में। तो देखिए पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है। तो देखिए ये प्रोजेक्ट जो है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने हेतु पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना, नज़दीकी कक्षा में लगभग 3200 से अधिक 3000 से अधिक, ठीक है ना, सैटेलाइट या उपग्रहों को क्या करना है, स्थापित करना है, उनका एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है ना। और संबंधित कंपनी की बात करें, इस प्रोजेक्ट से कौन सी कंपनी संबंधित है, किसकी महत्वाकांक्षी योजना है, तो अमेजन कंपनी की ये योजना है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट है। और चर्चा में क्यों आया कि हाल ही में इसमें $10 बिलियन, ठीक है ना, $10 बिलियन का निवेश किया गया, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, विश्व के सभी प्रमुख देशों के लिए, जो कि संबंध अगर हमसे पूछता है कि प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है, तो हम और ऑप्शन इन संस्था ने देखिए हमसे प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूछता है, तो हमसे ये करना है कि एक वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है ना। जहाँ हमें ये दिखता है वो भी हमारा करेक्ट होगा। तो प्रश्न के संदर्भ में हमें वांछित उत्तर की तलाश करनी है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अमेजन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। कौन सी योजना है, वंदन योजना। तो देखिए इसका जो संबंधित राज्य है मैं बता देता हूँ पहले, वो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यूपी सरकार ने यूपी कैबिनेट की मीटिंग में जो कि हाल में हुई है, वहाँ उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि शहरी निकायों में, ठीक है ना, अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ में जितने भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए संबंधित जिलों के जो अधिकारी होंगे प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, एवरी ईयर 2 ऐसे स्थलों का चयन करेंगे, ठीक है। तो वंदन योजना संबंधित है धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों के विकास हेतु, उनका पुनरुद्धार करने हेतु। बजट की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में इसके लिए अभी 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। 50 करोड़ इस योजना के लिए निर्धारित की गई है और प्रत्येक वर्ष 2 स्थलों का ऐसे चयन होगा, ठीक है ना, 2 प्लेस प्रत्येक जिले से चयन होंगे। तो वंदन योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है हाल ही में विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर, सोलर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कौन सा फर्स्ट है, बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो सांची हम सभी को पता है ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी रूप प्रसिद्ध है। तो सांची जो है अगर बात करें किस राज्य में है, तो पहले ये जान लेते हैं एमपी में है। और बात करें तो एमपी के रायसेन ज़िले में है, ठीक है ना, एमपी के रायसेन ज़िले में सांची है, जो कि स्तूपों के लिए भी जाना जाता है। अब बात आते हैं प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने अपने राज्य में कई सारी सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्या है चला रखी हैं, चालू अवस्था में है, ठीक है। तो क्या है कि सांची के नागौरी में एक सोलर प्लांट अर्थात सौर ऊर्जा प्लांट लगा है जिसकी क्षमता जो है काफ़ी अधिक है, ठीक है ना। और ये कार्य क्या करेगा कि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है उसको 13,747 टन तक कम कर देगा, ठीक है ना, 13,747 टन तक कम कर देगा। इस लक्ष्य के कारण, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कारण ये सांची क्या है हाईलाइट हो गया है। और बात करते हैं भारत का पहला सौर शहर भी बन गया है इसके कारण। इसमें जो है सहयोग की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने इसमें मध्य प्रदेश सरकार की मदद की है। अगर हमसे ये पूछता है कि इस योजना में
किस संस्था ने मदद किया, आईआईटी के किस संस्था ने मदद की, तो आईआईटी कानपुर ने इसमें मध्य प्रदेश सरकार की मदद की है। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी होगा सांची, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ, हिंदू विरासत माह घोषित किया। ठीक है ना। अब देखिए, असल में राज्य ने घोषित किया है, यहाँ पे देश गलत हो गया है, देश या राज्य ने। ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक प्रमुख राज्य है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने अक्टूबर मंथ को क्या किया है, हिंदुओं के लिए हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। अब इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, तो देखिए, अक्टूबर माह में ही गांधी जी का जन्म दिवस पड़ता है। इसके अलावा हिंदुओं के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो भी अक्टूबर में पड़ते हैं, जैसे कि नवरात्र, दशहरा, दीपावली। ठीक है ना, दिवाली, अन्य प्रमुख त्यौहार जो है अक्टूबर माह में पड़ता है। इसलिए हिंदुओं के लिए अक्टूबर माह एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थान रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चित नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो देखिए, ये दक्षिण का एक टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। कभी कभी आपको नागरहोल के साथ बांदीपुर भी दिख जाएगा, नागरहोल, बांदीपुर। ठीक है ना। तो इन दोनों शब्दों को याद रखना है, दोनों ही शब्द कर्नाटक से संबंधित हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे टाइगर के अलावा एशियन एलिफेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। एशियाई हाथी जो हैं यहाँ की क्या है, विशेषता है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, समाचार पत्रों में रहा है, वो दक्षिण के राज्य कर्नाटक से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।